नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालेंगे। लेकिन हमारा सवाल सीधा प्रधानमंत्री जी से है कि प्रधानमंत्री जी, अगर भ्रष्टाचारी कांग्रेस, आरजेडी, सपा, आम आदमी पार्टी या फिर कई और राजनीतिक दलों से छोड़कर आपके पार्टी में आ जाता है तो उन सभी भ्रष्टाचारियों को हृदय पूर्ण रूप से स्वागत कर किया जाता है, तब क्या वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है? जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके ऊपर सीबीआई, ईडी का रेड पड़ता है और उन्हें भ्रष्टाचार के लंबे लंबे केसों में शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो सभी पार्टी बदल देते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनका सारा केस माफ हो जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे कई नेता हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हैं और उन्हें अच्छी पद पे नियुक्त किया गया है। कई ऐसे हैं जिनको तो सीएम तक बना दिया गया है। सोचिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आता है भ्रष्टाचारियों को सीएम बना दिया जाता है। ऐसे कई नाम जो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जो विपक्षी दल में थे तो उनके ऊपर कई केसेस चल रहा था, सीबीआई, ईडी का रेड भी चल रहा था, लेकिन जैसे वो सब बीजेपी में आए उनका सारा पाप धुल गया। मोदी जी ठीक कहते हैं, सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन तो लिया, एक लाइन में सबको वॉशिंग मशीन से निकालकर बीजेपी ज्वाइन करा लिया। जनार्दन रेड्डी, नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अशोक चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम का सीएम है, इनके ऊपर भी जब कांग्रेस में थे तो इनके ऊपर भी घोटाले का कई आरोप लगा। सीबीआई, ईडी भी रेड किया, लेकिन जैसे बीजेपी ज्वाइन किया इनको असम का सीएम बना दिया गया। कुमार स्वामी, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में थे तो इनके ऊपर भी ईडी का रेड चल रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया इनका सारा पाप धुल गया। मुनासिफ हसन, भावना गवाली, प्रताप सरनाइक, ये सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस या फिर विपक्षी दल से इस्तीफा देकर बीजेपी आए और इनका सारा पाप धुल गया। तो फिर मोदी जी, क्या ये सारे भ्रष्टाचारियों आपके पार्टी में आने के बाद निपुण हो जाते हैं या फिर इनका पाप धुल जाता है जो कि सीबीआई, ईडी भी इनको छोड़ देता है? सुनिए मोदी जी का रिपोर्ट। एक रैली को संबोधित करते हुए क्या बोल रहे हैं कि हम इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हमें गाली दिया जाता है, लेकिन हम अपने तीसरी टर्म में कुछ और नया करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को हमेशा के लिए जेल में डालेंगे। देखिए रिपोर्ट। के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी और तीसरे टर्म की शुरुआत में
अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। वही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो कि एक अर्थशास्त्री भी है, इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक टिप्पणी किया है और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। परकला प्रभाकर ने कहा कि अगर तीसरी टर्म में मोदी की सरकार बनती है तो संविधान बदल जाएगा, दोबारा से फिर कभी चुनाव नहीं होगा। ये कितनी बड़ी खबर है दोस्तों, ये कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए क्या बोल रहे हैं निर्मला सीतारमण की पति परकला प्रभाकर। देखिए रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी, ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा फिर? 24 का वो चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे हैं ना आपको, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं ना। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता आहिस्ता, चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल पूरा। इट वोंट बी ऑफ विजिल्स, इट बी ओपन कॉल्स। इतना इज द डेंजर। एंड आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है, वो मणिपुर में हो रहे, हमारे यहाँ होने का संभावना बनी, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे, आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है, अभी लद्दाख में है, अभी फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा।